अनटचेबिलिटी ना, अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस। विथ द पैसेज ऑफ टाइम द कास्ट सिस्टम बिकेम एक्सट्रीमली फंडामेंटल एंड एक्सप्लॉइटेटिव। तो इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे द कास्ट सिस्टम, डिफरेंट कास्ट सिस्टम इंडिया में उसी समय में जो था उसके बारे में हम लोग उसमें देखा है। तो जैसे जैसे समय बीत गया द कास्ट सिस्टम बिकेम एक्सट्रीमली फंडामेंटल। ये कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड होते गया, वो एक्सट्रीमली फंडामेंटल एक बेसिक थिंग हो गया है इंडियन सोसाइटी का, एंड एक्सप्लॉइटेटिव, कास्ट के अनुसार लोगों को एक्सप्लॉइट करने का भी एक इंटेंसिव मेथड में वो एक्सप्लॉइटेशन भी होते गया इंडियन सोसाइटी। वन ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम वाज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ये कास्ट सिस्टम का एक नेगेटिव एस्पेक्ट, एक नेगेटिव साइड वो ये था द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस होता था इंडियन सोसाइटी। द अनटचेबल्स डिड ऑल द डर्टी वर्क लाइक क्लीनिंग टॉयलेट्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, burying or cremating the dead, स्वीपिंग द स्ट्रीट्स एंड स्किनिंग डेड एनिमल। ये अनटचेबल लोग जो ग्रुप को, जो लोगों को आउटकास्ट बोल करके, अनटचेबल मान करके जो अलग करते थे, दे डिड ऑल द डर्टी वर्क। उन लोग सारा डर्टी वर्क्स करते थे। डर्टी वर्क मतलब उन लोग का काम उतना डर्टी नहीं है, लेकिन ऊंचा कास्ट का लोग ऐसा काम करने के लिए रेडी नहीं होता था। उन लोग के अनुसार ये डर्टी वर्क्स, वो डर्टी वर्क्स करते थे ये अनटचेबल ग्रुप। लाइक क्लीनिंग टॉयलेट्स, जैसे टॉयलेट क्लीन करना, वॉशिंग क्लॉथ्स, गंदा कपड़ा को वॉश करना, बरीइंग और क्रीमेटिंग डेड ना, अगर कोई लोग, अगर जानवर भी अगर मरने के बाद उसका डेड बॉडी को बरी करना है, मतलब मिट्टी में गाड़ देना या जला देना, जो भी काम है ये सब करना। स्वीपिंग द स्ट्रीट्स, गली में साफ करना, एंड स्किनिंग डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स का स्किन, वो स्किन को निकालना है। इस तरह का डिफरेंट काम ये अनटचेबल लोग करते थे। इस सब काम को बोलते थे डर्टी वर्क। लगभग अभी भी ये सब काम करने के लिए कुछ लोग अलग हैं। हम लोग भी अपना सोसाइटी में या अपना विलेज में, अपना रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह का काम करने के लिए कुछ लोगों को रखा हुआ है या उन्हीं लोगों को बुलाता है। अभी भी हम लोग देखता है टॉयलेट साफ करने के लिए बाहर से लोग आता है, उन लोग टॉयलेट साफ करके चल जाता है ना। हम लोग अपना घर में, हम लोग का घर में जो टॉयलेट्स है वो हम लोग यूज़ करने वाला, वो टॉयलेट साफ करने के लिए किसी दूसरा को बुलाने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए इस तरह का ये अनटचेबल लोग को बुलाने की ज़रूरत नहीं। तो फिर भी उस समय का वो सोसाइटी में ये सब बहुत ज़्यादा रिजिड रूप में ये सब को देखते थे, इसलिए द क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट वो सिर्फ अनटचेबल लोग या जो नीचे जात का लोग उन लोग करते थे। उसी तरह वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़ा धोता है, वो भी उस समय में अनटचेबल्स का काम था। लेकिन आज हम लोग सब अपना घर में अपना कपड़ा को वॉश करते हैं, या फिर हम लोग का विलेज में एक धोबी होते हैं, वो धोबी के पास ले जाते हैं, है ना। बरीइंग और क्रीमेटिंग द डेड बॉडीज़ को बरी करना, मिट्टी में गाड़ देना, ये सभी ये अनटचेबल लोग करते थे। गली को साफ करना है, डेड एनिमल्स का स्किनिंग करना है। लेकिन अपना रेजिडेंशियल एरिया में गली को साफ करना, मतलब हम लोग जहाँ रहता है वो वातावरण को साफ सुथरा रखना, ये एक नीचा काम नहीं है। सबसे ज़्यादा बढ़िया काम यही है ना, अपना जगह को साफ सुथरा रखना, वो भी खुद करना चाहिए। उसके लिए किसी और का इंतज़ार करने का क्या ज़रूरत है। वे सब काम हम लोग को खुद करना चाहिए। ये हम लोग का एक डेली का एक ड्यूटी जैसा ये सब मान करके अपना वातावरण, अपना एनवायरनमेंट को साफ सफाई करके बहुत बढ़िया तरीक़ा से रखना, ये सब अपना काम है। उसी तरह से हम लोग यूज़ करने वाला रूम और टॉयलेट, बाथरूम, ये सब भी हमेशा क्लीन करके रहना है। वो भी बढ़िया तरीक़ा से रहने का जिम्मेदारी वो हम सबका ही।
द वेरी नेचर ऑफ देयर वर्क इन्वॉल्व्ड डर्ट एंड जैम। तो उस समय ये अनटचेबल लोग ये सब काम करते थे, जैसे वॉशिंग टॉयलेट्स है ना, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, बरीइंग, क्रीमेटिंग और डेड, ये सब काम में डर्ट एंड जेम्स इन्वॉल्व होता है। मतलब ये सब काम में गंदगी को साफ करना पड़ता है और डेड बॉडी वगैरह को हैंडल करता है, या व्हाइल क्लीनिंग द टॉयलेट दे शुड फेस जेम्स। जेम्स वाला जगह है ये सब, है ना। स्ट्रीट को साफ करना, टॉयलेट साफ करना, डेड बॉडी को हैंडल करना, ये सब जगह में जेम्स इन्वॉल्व होता है। तो जेम्स एंड डर्ट इन्वॉल्व होने वाला काम करते थे ये अनटचेबल लोग। द चंडाल्स वर देयरफॉर ट्रीटेड एज डर्टी एंड पोल्यूटिंग। इसलिए वो चंडाल लोगों को ऐसा मानते थे, या उन लोग को ऐसा देखते थे, डर्टी लोग है, उन लोग डर्टी लोग है, एंड दे पोल्यूटिंग, है ना। उन लोग का हमेशा क्या होता है, पोल्यूटेड होता है, उन लोगों का बॉडी भी पोल्यूटेड होता है। इसलिए उन लोगों को दूसरा कास्ट का लोग क्या नहीं करते थे, दे डिडंट टच देम, दे वर फॉरबिडन एंट्री इनटू अपर कास्ट हाउसेस। इवन ऐसा भी होता था, वो गंदा काम करने वाला वो लोगों को अपर कास्ट वाला लोगों के घर में जाना भी मना था, जाने नहीं देते थे, घर के अंदर में एंट्री नहीं करने देते थे अपर कास्ट हाउसेस में। टेम्पल्स, अपर कास्ट वालों का जो टेम्पल है, मंदिर, उसमें भी नहीं जाने देते थे। हॉस्पिटल्स में भी उन लोग को एंट्री नहीं था, अपर कास्ट वालों का हॉस्पिटल्स। एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेस वहाँ पर दूसरा जात का लोग जाते हैं, वहाँ पर ही द अनटचेबल लोग वो पीपल को जाना नहीं देते थे। दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द विलेज वेल। एक गांव में वो पूरा गांव का लोगों के लिए जो कुआं होता है, वहाँ से पानी निकालने के लिए भी ये अनटचेबल लोगों को मना करते थे। एंड ऑफन हार्ड टू वॉक फॉर किलोमीटर्स टू एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर। इसलिए उन लोग, अपना गांव में पानी का स्रोत है, उसके बावजूद भी मेनी किलोमीटर्स उन लोग को जाना पड़ता था। दे हैव टू वॉक फॉर किलोमीटर्स, बहुत ज़्यादा दूर तक, मेनी किलोमीटर्स तक पैदल जा कर के वो पानी लाना पड़ता था उन लोग को। एट विलेज इवेंट्स दे वेर नॉट अलाउड टू ईट विथ द रेस्ट ऑफ द पीपल। विलेज में किसी तरह का इवेंट वगैरह होता है, यानी फंक्शन, जैसे मेला वगैरह होता है, उसी में भी दूसरा कास्ट का लोगों के साथ बैठकर खाना खाने के लिए भी उन लोगों से मना करते थे उसी समय में। नॉर यूज द सेम यूटेंसिल्स, दूसरा लोग खाने का वो बर्तन, वो यूटेंसिल्स, वो प्लेट, ये सब यूज़ करने से इनकार करते थे इन लोग, या ये सब यूज़ करने से भी मना करते थे इन लोगों को। दूसरा लोग, पूंजा कास्ट का लोग जो भी चीज़ यूज़ करता है, उन लोग जाने का जगह, उन लोग यूज़ करने वाला सामान, ये सारा चीज़ को छूने के लिए भी मना करता था कि अनटचेबल्स लोगों को। बिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया देयरफॉर लेड द मोस्ट रिचड लाइव्स जस्ट बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। इसलिए बहुत सारा लोग, मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया, इंडियन सोसाइटी में उस समय मिलियंस ऑफ पीपल ऐसा लाइफ जीते थे जैसे दूसरा से अलग, दूसरा के साथ मिलजुल के नहीं रह सकता है ना। मोस्ट रिचड लाइफ, बाकी लोग से एकदम अलग, एकदम अनकंफर्टेबल ना, पिटी लाइफ लोग जीते थे। मिलियंस ऑफ पीपल इंडिया में बहुत लोग ऐसा लाइफ जीते थे एकदम दूसरा से अलग, रिचड लाइफ या पिटी लाइफ, बाकी लोग ये जैसा नहीं, सबसे अलग, या किसी के साथ मिलजुल के नहीं रह सकता है ना। बाकी सब लोग इन लोगों को डिसरेस्पेक्ट देता है, डिसरेस्पेक्ट करता है। इसी तरह का एक पिटीफुल लाइफ उन लोग जीते थे जस्ट बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। रीज़न सिर्फ यही है, एक नीचा जात में जन्म हुआ, सिर्फ उसी के चलते ना। जन्म होने के बाद उन लोग जितना बढ़िया करने का कोशिश कर देगा, या बहुत अच्छी तरीक़ा से, या दूसरा कास्ट का लोग या ऊंचा कास्ट का लोग जैसे जी रहा है ऐसा जीने के लिए इच्छा है, उसके लिए उन लोग रेडी है। उसके बावजूद भी सिर्फ लोग वो नीचा कास्ट में जन्म हुआ था, उसी के चलते उन लोगों को एक सोसाइटी का मेन स्ट्रीम से बाहर किया जाता था उस समय। ये सब बहुत ज़्यादा पिटीफुल इंसिडेंट्स है वो समय का, वो ओल्डन एज का। एनफोर्समेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम कैसे इंडियन सोसाइटी में लागू किया गया था, या उसको वो कैसे हमारा सोसाइटी में वो इतना
हार्डशिप में वो इतना बढ़िया तरीक़ा से वो हमारे सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट पड़ा है, उसका क्या इफेक्ट हुआ है, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। ट्रेडिशनली द किंग्स वर एम्पावर्ड टू पनिश दोस हु वायलेटेड द कास्ट सिस्टम, है ना। उस समय भी कोई भी लोग ये कास्ट सिस्टम को वायलेट करता है, या मतलब कोई नीचा जात का लोग ऊंचा कास्ट वाला लोगों के जगह में आ जाता है, या उसी के रिलेटेड जो भी रूल्स उस समय होता था वो रूल्स को वायलेट करता है, उन लोगों को पनिशमेंट देने का वो जिम्मेदारी या उसका पावर वो उस समय वहाँ का राजा लोग को थे, द किंग्स को। द प्रीस्ट दे कोटेड फ्रॉम लॉ बुक्स रिटन बाय सेजेस लाइक मनु, है ना, मनुस्मृति, मनु जैसा जो सेजेस लोग का लिखा हुआ बुक्स, उसमें से वो प्रीस्ट बुक में से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के वो कोट करके उन लोग अपना अथॉरिटी को स्थापित करते थे। दे यूज्ड सुपरस्टिशन टू शेयर द इग्नोरेंट मासेस अबाउट मासेस इनटू सबमिशन, है ना। मतलब उन लोग अनपढ़ लोगों को, नीचा जात का अनपढ़ लोगों को डराने के लिए कुछ सुपरस्टिशन वाला बातें करते थे। मतलब समय के सोसाइटी में लोग कुछ ऐसा कहेगा तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कुछ भूत प्रेत का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए तुम लोग ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर नहीं आना है, ये काम तुम लोग नहीं करना है, ऐसा जगह में जाकर बैठना नहीं, इस तरह से ढेर सारा चीज़ें बोल करके उन लोगों को मना करते थे। ये नीचे जात का लोगों को मना करते थे। वो मना करने के लिए, उसका सपोर्ट के लिए उन लोग क्या बोलते थे, कुछ सुपरस्टिशियस मतलब अननेचुरल बातें बोलते थे, जैसे भूत प्रेत का जैसा बातें ये सब बोलते थे। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम लेड टू, इस तरह से ये कास्ट सिस्टम का कुछ एडवर्स इफेक्ट मतलब बुरा इफेक्ट वो ये सब है। फर्स्ट, सोशल injustices like untouchability and discrimination were given the sanction of religion, you know. The social injustices like untouchability and discrimination, जो ऊंचा कास्ट है नीचा कास्ट है उन लोगों के बीच में जो चलता था, अनटचेबिलिटी एंड उसी के रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, दे वेर गिवन द सैंक्शन ऑफ रिलीजियन, ये सब रिलीजियन के अनुसार था। वो रिलीजियन का भी सपोर्ट लेकर के या रिलीजियस बात बोल करके ये सब होते। द अपर कास्ट oppressed the lower caste as the latter did not have any right, कोई भी चीज़ में कोई भी बातों पर अपर कास्ट लोग लोअर कास्ट लोगों को ऑप्रेस करते, मतलब लोगों को दबा देते थे। एंड द लैटर डिड नॉट हैव एनी राइट्स, ना, या लोअर कास्ट लोगों को किसी प्रकार का राइट्स नहीं होता था। इसलिए जनरेशंस ऑफ ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस क्रिएटेड इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज अक्रॉस द कंट्री। इसी तरह अपर कास्ट का लोग लोअर कास्ट का लोगों को ऑप्रेस करते थे। ये ऑप्रेसिव प्रैक्टिस ये बहुत जनरेशन तक होता गया। इट क्रिएटेड इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी, इसी के चलते हमेशा ये दोनों कैटेगरी के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हुआ। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब ये दोनों ग्रुप का आर्थिक स्थिति वो कभी भी इक्वल नहीं हुआ है। एंड द सोशल इनइक्वालिटी भी हुआ है, मतलब इन लोगों को एक सोसाइटी में एक समाज में दो लेवल में इन लोगों को देखते थे लोग। तो ये दोनों प्रकार का इनइक्वालिटी एक सोसाइटी में अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट का बीच में हुआ था हमारा कंट्री। विथ सेवरल सब कास्ट अराइजिंग इन टाइम इंडियन सोसाइटी बिकेम फ्रैगमेंटेड। उसके बाद ये मेन 4 कास्ट के बारे में हम लोग इसके पहले हम लोग देखे थे तो पढ़े थे। इसके अलावा ढेर सारा सब कास्ट भी उसी में आ गया। एक कास्ट में उसका कुछ एडिशनल कैटेगरी वो सब कास्ट भी आ गया। ये सब आते इंडियन सोसाइटी बिकेम फ्रैगमेंटेड। धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी अलग अलग टुकड़ा हो गई, मतलब जितना ज़्यादा कास्ट एंड द सब कास्ट आ गया उतना ज़्यादा डिफरेंट फ्रैगमेंट हो गया है इंडियन सोसाइटी। द पीपल आइडेंटिफाइड फर्स्ट विथ देयर कास्ट एंड ओनली देन विथ द नेशन। मतलब बाद में एक ऐसा सिचुएशन आ गया हमारा कंट्री में, लोगों को उन लोगों का कास्ट के अनुसार या उन लोगों का कास्ट बोलने पर लोगों को क्या होते थे, आइडेंटिफाई होते थे ना। लोगों का पहचान अपना कास्ट के रूप में होता गया। उसके बाद आता है नेशन या देश, अपना कंट्री। दस दे हैड नो सेंस ऑफ नेशनलिज्म। उसका मतलब उन लोगों को
नेशनलिज्म का कोई भी सेंस नहीं हुआ है, अपना कास्टिज्म उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, एंड रेयरली यूनाइटेड अगेंस्ट द थ्रेट टू द नेशन फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस। इसलिए बाहर का कोई भी शक्ति अपना देश को, अपना नेशन को अटैक करने का, या अपना नेशन को बाहर का कोई भी चीज़ से एक थ्रेट, एक चैलेंज होने पर एक साथ यूनाइट होकर के, एक साथ खड़ा होकर के उसके खिलाफ लड़ने का वो एक सिचुएशन इंडियन सोसाइटी से दूर रहा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी एक कास्ट के चलते डिवाइड होता गया, डिफरेंट फ्रैगमेंट होता गया। इसलिए एक यूनिफाइड फोर्स होकर के एक साथ यूनिटी के साथ किसी के लिए या किसी के अगेंस्ट में लड़ने का एक सिचुएशन, एक अवस्था वो इंडियन सोसाइटी में नहीं था। द कास्ट डिविजन्स वेयर ए हिंड्रेंस टू इंडिविजुअल प्रोग्रेस। उसके अलावा ये कास्ट डिविजन वो इंडिविजुअल प्रोग्रेस के लिए भी एक बाधा बना है। मतलब हर एक इंडिविजुअल उन लोग को उससे भी बढ़िया एक प्रोग्रेसिव लेवल में पहुंचने के लिए ऐसा एक सिचुएशन नहीं रहा है इंडियन सोसाइटी में, बिकॉज ऑफ दिस कास्ट सिस्टम। दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल टैलेंट, क्योंकि ये कास्ट के अनुसार जो अपर कास्ट लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, लोअर कास्ट लोगों का वो जितना भी टैलेंट हो ना हो, लेकिन उन लोगों को किसी तरह का इंकरेजमेंट नहीं मिलता था। इसलिए इंडिविजुअल टैलेंट, हर एक आदमी के अंदर में जो टैलेंट्स होता है, जो भी लोग हो, जो भी कास्ट का लोग हो, उन लोगों के अंदर में कुछ ना कुछ बढ़िया टैलेंट होता है, लेकिन सिर्फ ये कास्ट सिस्टम के चलते वो टैलेंट को नहीं पहचान पाया है उस समय का सोसाइटी। Thus, birth stood in the way of a person taking up any occupation that was the privilege of a selected few caste. Thus, birth stood in the way of a person taking up any occupation. इसलिए बाद में फिर ऐसा भी हुआ है, एक आदमी जिस कास्ट में जन्म होता है, वो कास्ट वाला लोग जो काम करता था, उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो होते थे, वही ऑक्यूपेशन करना पड़ता था हर एक आदमी, वो कास्ट का हर एक आदमी। टेकिंग अप एनी ऑक्यूपेशन दैट वाज द प्रिविलेज ऑफ ए सेलेक्ट फ्यू कास्ट, क्योंकि एक कास्ट में जन्म होने के बाद वो कास्ट का एक प्रिविलेज मानते थे वो काम करना, या वो एक सर्टेन जॉब, एक सर्टेन ऑक्यूपेशन वो दूसरा कास्ट का लोग नहीं करते थे। इसलिए वो जॉब करने का, वो ऑक्यूपेशन करने का एक प्रिविलेज वो सिर्फ एक स्पेशल कास्ट का है। उसी तरह का एक सिचुएशन आ गया था इंडियन सोसाइटी में। सो ये 2-3 पॉइंट इंडियन सोसाइटी में ये कास्ट सिस्टम आने का कुछ बैड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट है ना। एक उस समय इंडिविजुअल टैलेंट्स को नहीं पहचान पाया है ना, जो कास्ट में लोग रहता है उसी में अपर कास्ट का लोगों को हर चीज़ में ज़्यादा बढ़ावा होते थे, लोअर कास्ट का लोगों को ज़्यादा बढ़ावा या ज़्यादा इनकरेजमेंट नहीं मिलता। उसके अलावा एक कास्ट में जन्म होने के बाद वो कास्ट का लोग जिस ऑक्यूपेशन करने वाला था, वही ऑक्यूपेशन, वही जॉब करना पड़ता था लोगों को। दूसरा चीज़ करने आता है तो भी ये कास्ट में जन्म होने के चलते उन लोगों को दूसरा काम वो करने का एक मौका, एक सिचुएशन वहाँ पर नहीं मिलता। एंड ये कास्ट सिस्टम आने के बाद द मेन 4 कास्ट के अलावा डिफरेंट सब कास्ट में भी एक सोसाइटी का लोग डिवाइड होने लगा। तो ढेर सारा कास्ट में लोग डिवाइड होकर के वो सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को क्या हो गया, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में बांटा गया। उसके चलते कोई भी आउटसाइड फोर्स में से किसी तरह का थ्रेट, एक चैलेंज अपना देश को होने पर एक साथ यूनिटी के साथ यूनाइट होकर के लड़ने का एक भावना वो उस समय का सोसाइटी में नहीं था। उन लोगों को अपना नेशनलिज्म, उससे भी ज़्यादा उन लोग अपना कास्टिज्म को ज़्यादा मानते थे। अपना कास्ट बड़ा है अपना देश से भी ज़्यादा, ये एक भावना उन लोग का मन में आता था। उस समय का सोसाइटी में इस तरह का चिंता हुआ था। अभी द कोर्स ऑफ द कास्ट रिफॉर्म, कास्ट सिस्टम ये धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी में एक बाधा बन रहा था। उसी से इंडियन सोसाइटी को मुक्त कराने के लिए, बचाने के लिए तो कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स हुआ है ना। ये कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में अभी हम लोग थोड़ा देख लें। As early as the 6th century BC, reformers like Mahavira and Buddha have prepared the ground against the injustice of the system, है ना। As early as the 6th century BC 6th century के समय में महावीरा एंड गौतम बुद्धा जैसा रिफॉर्मर्स, महावीरा एंड गौतम बुद्धा उन लोग भी सोशल रिफॉर्मर्स थे,
दे हैव प्रिपेयर्ड द ग्राउंड अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम के चलते इंडियन सोसाइटी में होने वाला इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब अन्याय, उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए एक ग्राउंड बनाया है ये दोनों, महावीरा एंड बुद्ध। एंड from the 8th century, Bhakti saint taught that all humans were equal and that there was no religious sanction for the caste system. बाद में 8th सेंचुरी के समय में, उस समय का जो भक्ति सेंट, मतलब ये भक्ति का जो प्रचार करता था, उसी तरह का वो सेंट लोग, वो साधु लोग, उन लोगों को ये सिखाते थे that all humans were equal and that there was no religious sanction for the caste system. सारा ह्यूमन इक्वल है ना, अपर कास्ट लोअर कास्ट ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इसलिए कास्ट सिस्टम को रिलीजियस का सपोर्ट, रिलीजियन का वो सपोर्ट नहीं है। ये बात को वो पूरा लोगों के बीच में ये सिखाते आ गया, ये बात को ज़्यादा स्प्रेड कराते आ गया था उस समय का भक्ति सेंट। इन द 19th century, many social reformers like केशव चंद्र सेन and ज्योतिराव फुले spoke against the caste system. 19th century में ढेर सारा सोशल रिफॉर्मर्स, as एग्जाम्पल के लिए केशव चंद्र सेन, ज्योतिराव फुले, उन लोग भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में बोला है, उसके अगेंस्ट में उन लोग अपना भाषण देते थे। दे कॉलिंग इट द ग्रेटेस्ट ईविल ऑफ आवर सोशल कस्टम्स। उन लोग कास्ट सिस्टम को ऐसा विशेषण दिया है, ये सोशल कस्टम का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट ईविल है, एक बहुत बड़ा बुराई है हमारा सोशल कस्टम्स के, ऐसा बोला था इस तरह का सोशल रिफॉर्म। लोग ये कास्ट सिस्टम को ऐसा कहे थे, हमारा सोशल कस्टम्स का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा ईविल है, ग्रेटेस्ट ईविल, एक बहुत बड़ा बुराई है एक कास्ट सिस्टम, ये कहे थे उन। उसी तरह का एक सोशल रिफॉर्मर है ज्योतिराव फुले, 1827 to 1980। Jyotirao Phule was one of the most committed social reformers of Maharashtra in the 19th century. ज्योतिराव फुले का वर्क प्लेस महाराष्ट्र में थे, वो एक वन ऑफ द मोस्ट कमिटेड सोशल रिफॉर्मर्स, महाराष्ट्र का सोशल रिफॉर्मर्स से एक ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल है ज्योतिराव फुले। He worked hard for the uplift of the lower caste and disapproved of the supremacy of the Brahmins. उसने लोअर कास्ट लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा कास्ट लोगों के साथ उन लोगों को भी लाने के लिए बहुत कोशिश किया है। He worked hard and disapproved of the supremacy of the Brahmins. Brahmins लोग एक सोसाइटी में सबसे बड़ा एक अपर पोजीशन वो उन लोग लेते थे, उन लोग ऐसा मानते थे। ये सुप्रीमसी को डिसअप्रूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है ज्योतिराव फुले। इस वर्क एंड हिम द टाइटल ऑफ महात्मा। उसका इस तरह का सोशल रिफॉर्मेशन वर्क, उसके चलते उसको सब लोग वहाँ पर महात्मा नाम में पुकारते थे। ज्योतिबा ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज इन 1848 इन महाराष्ट्र एज ए फोरम फॉर हिज कॉज। ये इस चीज़ के लिए, ये पर्पस के लिए उसने एक सत्य शोधक समाज का स्थापना किया है। ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र में 1848 में। He told the Shudras, Dalits and women that there was no scientific basis for the religious beliefs and superstitions that had been developed by people of the upper caste to oppress them. ना उन लोग शूद्रास, दलित, इस तरह का लोअर कास्ट लोगों को, औरतों को, वुमन को ये बताते थे कि देयर वाज नो साइंटिफिक बेसिस फॉर द रिलीजियस बिलीव्स। रिलीजियस के आधार पर जो बिलीव्स करता है, हम लोग अलग अलग चीज़ का बिलीव्स करता है, उसके लिए कोई साइंटिफिक रीजंस नहीं है। एंड द सुपरस्टिशंस दैट हैड बीन डेवलप्ड बाय द पीपल ऑफ द अपर कास्ट ऑप्रेस दम। उन लोग को नीचे दबाने के लिए या उन लोग को ज़्यादा नीचा दिखाने के लिए अपर कास्ट लोग जो सुपरस्टिशियस बातों का स्प्रेड कराता है, ऐसा चीज़ को, या वो रिलीजियस बिलीव्स एंड सुपरस्टिशंस, ये सब के लिए कोई बेसिस नहीं है, ये सब के लिए कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है। ये बात को फैलाया है ज्योतिराव फुले। ही टॉट दैट इन द आइज ऑफ गॉड ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल। उसने ये सिखाया लोगों को कि इन द आइज ऑफ गॉड, गॉड का आंखों में, भगवान का आंखों में, ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल, सारा ह्यूमन इक्वल है, सारा ह्यूमन बीइंग
इक्वल होता है, ये सिखाया है लोगों को। एक फैक्ट फाइल है, देखिए, डिड यू नो Jyotirao Phule asked, if there is only one God who created the all of mankind, why did he write the Vedas only in Sanskrit despite his anxiety for the welfare of the whole mankind? है ना, ज्योतिराव फुले ने ऐसा पूछा है, इफ देयर इज ओनली वन गॉड, अगर एक ही भगवान है, हु क्रिएटेड द ऑल ऑफ मैनकाइंड, ये पूरा ह्यूमन बीइंग्स द मैनकाइंड को बनाया है, वो एक ही भगवान है, सो वाई डिड ही राइट द वेदास ओनली इन संस्कृत? ऐसा है तो ये वेदास वो ये सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में क्यों लिखा है? डिस्पाइट इस एंग्जाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑल मैनकाइंड, अगर उसको पूरा ह्यूमन बीइंग्स के लिए, पूरा मैनकाइंड के लिए उसका वेलफेयर का एक एंग्जाइटी है, तो ये वेदास क्यों संस्कृत में लिखा है? व्हाट अबाउट द वेलफेयर ऑफ दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज? उसका मतलब जिस लोगों को ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, उन लोगों का वेलफेयर के बारे में गॉड क्यों नहीं सोचा? ये सब चीज के बारे में, ये सब चीज को पूछा है ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर है श्री नारायण गुरु, 1854 to 1939। Sri Narayana Guru was one of the first to fight against the evil of the caste। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ाई करने वाला रिफॉर्मर्स में सबसे पहला आदमी है श्री नारायण गुरु। जिन लोग द कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हीं लोगों में से एक है श्री नारायण गुरु। उसका वर्क प्लेस इन केरला। श्री नारायण गुरु fought against the caste system in Kerala. He founded the Sri Narayana Dharma Paripalana Yogam। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया, स्टार्ट किया, श्री नारायण धर्म परिपालना योगम। उसको शॉर्ट फॉर्म में SNDP कहता है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1903 टू रिफॉर्म द सोसाइटी, है ना। उसी समय इन केरला का सोसाइटीज को रिफॉर्म करने के लिए वो पर्पस में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है। ही फाउंडेड द अरवीपुरम टेम्पल वेयर पीपल ऑफ ऑल कास्ट वेयर अलाउड एंट्री। उसने एक मंदिर भी बनाया था, अरवीपुरम टेम्पल। वहाँ पर सारा कास्ट वाला लोगों को एंट्री अलाउड था ना। उसी समय में ये 1903 या 1900 का शुरुआत में, 19th सेंचुरी का शुरुआत में इंडिया में, स्पेशली इन केरला में भी कास्ट सिस्टम वो बहुत ज़्यादा रिजिड फॉर्म में चल रहा था। उस समय अपर कास्ट का लोग लोअर कास्ट का लोगों को अपना टेम्पल में आने भी नहीं देते थे। इसलिए श्री नारायण गुरु ने एक टेम्पल स्टार्ट किया, वहाँ पर हर कास्ट का लोगों को एंट्री अलाउ था, है ना। वो ऐसा नहीं किया कि बाकी जो टेम्पल में अपर कास्ट का लोग लोअर कास्ट लोगों को नहीं जाने देता है, इसलिए एक टेम्पल ऐसा खोल देते हैं जिसमें सिर्फ लोअर कास्ट वाला आएगा, अपर कास्ट वाला नहीं आएगा। उस तरह से श्री नारायण गुरु नहीं सोच। श्री नारायण गुरु का एक फेमस वर्ड्स है, कोटेशन है, वन कास्ट, वन रिलीजियन, वन गॉड फॉर द ह्यूमन। ह्यूमन बींग्स के लिए, आदमी के लिए एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजियन है, एक ही गॉड है, वो है ह्यूमन बींग। लोग के लिए फिर अलग अलग कास्ट का जरूरत नहीं है, अलग अलग गॉड का भी जरूरत नहीं है, अलग अलग रिलीजियन का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चाहिए, वो ह्यूमन है। ह्यूमन का गॉड ह्यूमन है, दूसरा कुछ भी नहीं। नारायण गुरु was convinced that the Dalits would only progress through education and established a number of educational institutions primarily for the education of the backward classes, है ना। नारायण गुरु को यह समझ में आ गया कि दलित मतलब लोअर कास्ट का पीपल को दलित बोलता था। दलित could only progress through education। दलित लोग आगे आने के लिए, उन लोगों का कंडीशन इम्प्रूव होने के लिए उन लोगों को एजुकेशन जरूरी है। एंड एस्टैब्लिश्ड ए नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसलिए SNDP के अंडर, है ना, SNDP जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था नारायण गुरु, उसके अंडर में ढेर सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया है, नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एंड इट इज प्राइमरली फॉर द एजुकेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। मेनली ये बैकवर्ड क्लासेस जो पिछड़ा जाति को एम करके बनाया है, बैकवर्ड क्लासेस का बच्चा लोगों को पढ़ने के लिए, उन लोगों को ज़्यादा एजुकेशन देने के लिए इस तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाया है या उसको स्टार्ट किया है।
श्री नारायण गुरु का पिक्चर भी इधर दिया हुआ है। नेक्स्ट रिफॉर्मर है आंडुकुरी वीरसलिंगम 1848 to 1919। आंडुकुरी वीरसलिंगम टुक अप द वर्क ऑफ द ब्रह्म समाज इन आंध्र प्रदेश। राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज है, उसका वर्क आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया है आंडुकुरी वीरसलिंगम। Even when in school he opposed caste distinctions and meaningless customs, है ना। उसने वहाँ पर स्कूल्स में भी इस तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया है ना। मतलब स्कूल में भी अलग अलग कास्ट का स्टूडेंट्स को अलग अलग में बैठा कर पढ़ाता है, ये सब सिस्टम को अपोज किया है वहाँ पर। एंड मीनिंगलेस कस्टम्स के अलावा दूसरा प्रकार का भी जो बिना मतलब का जो डिफरेंट कस्टम्स जो फॉलो करके आता है सोसाइटी में, ये सबके अगेंस्ट में वो बोला है, बात किया। When he became a teacher, he fought for the rights of women। जब वो एक टीचर बना तब वो वुमन का राइट्स के लिए लड़ा है, वुमन का राइट्स अधिकार। एंड raised his voice against untouchability, अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी अपना आवाज़ उठाया। एंड ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो बुरा प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो मीनिंगलेस प्रैक्टिसेस जो बहुत पहले से चल के आ रहा है डिफरेंट कास्ट में, डिफरेंट रिलीजियन में, ये सब के खिलाफ उसने लड़ा। टू एनलाइटन द कॉमन पीपल ही स्टार्टेड ए मंथली मैगजीन इन तेलुगु, विवेक वर्धिनी, एंड ए वीकली सत्यवादिनी, है ना। उसने आम लोगों को एनलाइट करने के लिए, मतलब उन लोगों को नॉलेज देने के लिए उसने एक मंथली मैगजीन स्टार्ट किया इन तेलुगु लैंग्वेज ना। आंध्र प्रदेश का लैंग्वेज है वो तेलुगु लैंग्वेज, वो लैंग्वेज में एक मंथली मैगजीन स्टार्ट किया। वो मंथली मैगजीन का नाम था विवेक वर्धिनी। और एक वीकली मैगजीन भी स्टार्ट किया है, वीकली मैगजीन का नाम है सत्यवादिनी, विच वॉज पब्लिश्ड इन बोथ इंग्लिश एंड तेलुगु। ये वीकली मैगजीन सत्यवादिनी वो इंग्लिश एंड तेलुगु दोनों लैंग्वेज में वो पब्लिश किया था। ही ऑल्सो फाउंडेड द हितकारिणी समाज इन 1906 में एक हितकारिणी समाज का भी स्थापना किया, स्टार्ट किया टू टेक अप रिफॉर्म्स इन सोसाइटी। ये सब उस समय का आंध्र प्रदेश का सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए है। मतलब उस समय आंध्र प्रदेश का सोसाइटी में जिस तरह का सामाजिक बुराइयां होता था उसको पूरी तरह से मिटाने के लिए। स्टार्टेड ए स्कूल फॉर गर्ल्स इन धवलाईश्वरम एंड कंडक्टेड विडो रीमैरिज। उसने गर्ल्स के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया धवलाईश्वरम में, और विडो रीमैरिजेस भी करवाता था, उसमें भी लोगों को हेल्प किया है। द आंडुकुरी वीरसलिंगम।